गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आज हमारा अगला चैप्टर इसी थर्ड चैप्टर में अगला टॉपिक ओजोन तक हम कल पढ़ चुके थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक बार कंफर्म कर दें ऑडियो वीडियो सब ठीक आ रहा है, फिर हम प्रोसीड करें। आज क्लास हमने 8 बजे प्लान की थी, इन्फॉर्म कर दिया गया था। आई होप किसी को वेट नहीं करना पड़ा होगा। ऑडियो वीडियो ठीक है सभी को? ठीक है सभी को? ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक है स्मोग। अच्छा, एक पुराने लेक्चर में एक करेक्शन थी, वो गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया था। वहाँ पर मैं कल एक बच्चे ने मुझे बताया तो मैंने चेक किया था। उसमें जब मैंने आपको रामसर साइट लिखाई थी कल, मैंने हालांकि लिख भी दिया था, ग्रुप में पोस्ट भी कर दिया था, तो वहाँ एक करेक्शन कर लीजिएगा। वहाँ पे 2 लेक का जिक्र आया था। एक लेक लिखी थी अष्टमुदी और एक लेक लिखी थी सस्टम कोटा। सस्टम कोटा ये दोनों ही केरल में है, ये करेक्शन कर लीजिएगा नोट्स में। वहाँ गलती से मैंने केरल में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक लिख दिया इसको, जबकि यहाँ ये लिखना था हमको। यहाँ पर सस्टम कोटा है केरलाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। रामसर साइट वाले में करेक्शन कर लीजिएगा आप, ये केरलाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। एक बच्चे ने बताया तो मैंने ध्यान दिया उस लेक्चर में। सस्टम कोटा की जगह मैंने गलती से यहाँ नोट कर दिया था वो पॉइंट। तो सस्टम कोटा केरल की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। अष्टमुदी ओवरऑल सेकंड लार्जेस्ट लेक है और ये सॉल्ट वाटर है। ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है केरल में ही और ये सॉल्ट वाटर है। तो जो पॉइंट हमने अष्टमुदी में लिखा था बेसिकली हमको यहाँ लिखना था सस्टम कोटा में। तो रामसर साइट वाले में ये करेक्शन कर लीजिएगा। मैं चार्ट पढ़ा रहा था, जो मैं रामसर साइट्स की पूरी लिस्ट बता रहा था, मैं वहाँ लिख दिया था मैंने। वहाँ सस्टम कोटा में लिखना था ये पॉइंट, जो हमने गलती से अष्टमुदी में लिख दिया था। तो केरल की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक सस्टम कोटा और अष्टमुदी है, केरल में ही है। सॉल्ट वाटर लेक है, दूसरी सबसे बड़ी लेक है केरल में। ठीक है। मैंने जो प्लेलिस्ट है इकोलॉजी एनवायरनमेंट की, परेशान होने की बात नहीं है। पहले लेक्चर से लेके अभी तक के जो भी लेक्चर हैं सारे प्लेलिस्ट में डलवा दिए हैं। तो सेमेस्टर एग्जाम भी चल रहे हैं, लेक्चर मिस भी हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेलिस्ट इकोलॉजी एनवायरनमेंट की आप जाओगे, सारे लेक्चर सीक्वेंस में पड़े हुए हैं। इकोलॉजी एनवायरनमेंट प्लेलिस्ट में सब डेट वाइज लाइन से हैं। ठीक है। तो ये करेक्शन था पुराने वाले में, ये करेक्ट कर लेना। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, स्मोग। तो इस चैप्टर में अभी तक हम पढ़ चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ से रिलीज हो रही हैं, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, ये सारी बात हम कर चुके हैं। ओजोन डिप्लीशन पढ़ चुके, एक वियना कन्वेंशन का जिक्र आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जिक्र आया। अगला टॉपिक है हमारा स्मोग। नेक्स्ट टॉपिक इज स्मोग। The word smog was first time coined by Dr. Henry Antoine Fox, ये इसका नाम था। The word smog was first time used. The word smog was first time coined by Dr. Henry Antoine Fox. पहली बार ये शब्द इन्होंने दिया in 1905
इन 1905 इनका पेपर पब्लिश हुआ था। इन हिज पेपर, उसका टाइटल था, इन हिज पेपर टाइटल्ड स्मोक एंड फॉग। तो स्मोक शब्द पहली बार कॉइन किया, किसने ये शब्द दिया था? डॉक्टर हेनरी एंटोइन फॉक्स। 1905 में ये शब्द आया और एक पेपर में इन्होंने लिखा था इस शब्द के बारे में। पेपर में एक वर्ड यूज हुआ था, ये उस पेपर का टाइटल था स्मोक एंड फॉग के नाम से। उसका टाइटल था स्मोक एंड फॉग। स्मोक का क्या मतलब है? स्मोक का मतलब इन जनरल तो हम ये जानते हैं जिसमें स्मोक और फॉग दोनों मिले हों, मतलब मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक शब्द का मतलब जो हम जानते हैं स्मोक और फॉग, इनका मिक्सचर। अब क्या मतलब है? इसको भी देखो दो तरह से बांटा गया है। अब मान लो सर्दियों का समय है और सर्दियों में सुबह फॉग हो रहा है, धुंध हो रही है। धुंध कब होगी? जब कम टेम्परेचर होगा तो फॉग बनना शुरू होगा। जब विंड का मूवमेंट नहीं हो रहा और टेम्परेचर कम है, तो अक्टूबर वगैरह में दिल्ली में भी देखें तो विंड का मूवमेंट कम है और टेम्परेचर डाउन है, तो सुबह सुबह फॉग दिखता है आपको, धुंध दिखती है। अब ये फॉग कई बार अच्छा खासा डेंस होता है, तो जो स्मोक पार्टिकल, हार्मफुल गैसेस, पॉल्यूटेंट जो हवा में फैले हुए थे और वो हवाओं के साथ यहाँ वहाँ चले जा रहे थे, इस फॉग ने उसको हवा में ट्रैप कर रखा है। मतलब आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और आपको लगा कि धुंध है, फॉग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर फॉग ने अर्बन सिटी में जहां पॉल्यूशन ज्यादा है, उसने उस पॉल्यूटेंट को भी हवा में ट्रैप कर रखा है। PM 2.5 वगैरह कैटेगरी के पार्टिकल हवा में ज्यादा बने हुए हैं। जब हम सांस लेंगे तो बॉडी के द्वारा ये पार्टिकल हमारे लंग्स तक चले जाएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करेंगे। हवा में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो अक्टूबर वगैरह में दिल्ली में देखो डॉक्टर जो है मॉर्निंग वॉक मना कर देते हैं कि हैवी स्मोक बन रहा है और मॉर्निंग वॉक वगैरह मत करिए। ये पॉल्यूटेंट फॉग को मिल कहाँ से रहे हैं? फॉग के साथ जो चीजें मिक्स हो रही हैं, ये मिल कहाँ से रहे? कई जगह से मिल रहा है। अर्बन एरियाज में या दिल्ली NCR के एरिया की बात करें तो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, नए नए फ्लैट, बिल्डर, कंस्ट्रक्शन, हाईवे, एक्सप्रेसवे, तो वो पार्टिकल भी हवा में आ रहे हैं, फॉग के साथ मिक्स हो रहे हैं। उसके अलावा इंडस्ट्री, फैक्ट्री जो आउटर एरियाज में है वो भी आ रहा है। इसी समय पर फार्मर क्रॉप को काटने के बाद जो पराली बचती है, क्रॉप का जो रेसिड्यू है, पराली वेस्ट, उसको दो तरीके हैं, या तो वो उसको क्लीन करें या वो उसको बर्न कर देते हैं पैसे बचाने के लिए। तो क्रॉप को काटने के बाद जो उसका वेस्ट बचता है, पराली बोलते हैं, उसको बर्न कर देते हैं, वो उनको आसान पड़ता है। और विंड के मूवमेंट इस तरीके से है कि वो पॉल्यूशन भी दिल्ली की तरफ आता है। अक्टूबर मंथ में अगर देखें तो ये पॉल्यूशन भी दिल्ली में ऐड हो रहा है। प्लस दिल्ली में व्हीकल्स बहुत सारे हैं। अब तो कितने सारे स्टैंडर्ड लगा दिए गए, BS4, BS6, इतने सारे स्टैंडर्ड आ गए इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसके बाद भी गाड़ियां तो बहुत ज़्यादा है और कंस्ट्रक्शन भी आसपास के एरिया में ज़्यादा है। तो पराली बर्निंग से वो धुआं, दिल्ली में गाड़ियां बहुत ज़्यादा, आउटर एरियाज में पावर प्लांट और इंडस्ट्रीज वगैरह, वो भी पॉल्यूशन आएगा। फिर अक्टूबर में दिवाली मंथ फायर क्रैकर बर्निंग होगी, वो भी एड ऑन होगा। तो कई सारे फैक्टर इसके अंदर मिलकर एक तरह से कॉकटेल की तरह बना दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो रखी हैं, हार्मफुल गैसेस भी हैं, डस्ट पार्टिकल भी हैं, कई सारी चीज़ें हवा में बनी हुई हैं। फॉग इसको ट्रैप किए हुए है और आप निकल रहे हो मॉर्निंग वॉक के लिए, ये पार्टिकल बॉडी में जा रहे हैं। कुछ इतने छोटी कैटेगरी है, PM 2.5 कैटेगरी है, जो हमारे लंग्स तक भी आसानी से एंटर कर सकते हैं। एनिमल को भी नुकसान करेगा, ह्यूमन को भी नुकसान करेगा। जो प्लांट्स होंगे उनमें क्लोरोफिल को भी डैमेज करने लगेगा। कई बार स्मोक इतना ज़्यादा डेंस होता है, कई बार स्मोक इतना डेंस भी हो सकता है कि विजिबिलिटी बहुत कम कर देता है। स्मोक अगर बहुत डेंस होगा तो आप देखोगे विजिबिलिटी भी कम कर देगा। फ्लाइट वगैरह को टेक ऑफ लैंडिंग में भी दिक्कत हो सकती है। हैवी फॉग हो या स्मोक हो, फॉग होगा और स्मोक भी ट्रैप कर लो तो स्मोक बन जाएगा। ठीक है, स्मोक ज़्यादा चर्चा में आया है। ये दो कैटेगरी के हैं स्मोक। एक स्मोक होता है, पहले कहानी की तरह सुन लो फिर मैं इसको लिखूंगा, एक साथ दोनों काम नहीं। तो स्मोक शब्द तो पहली बार 1905 में आया, पर दो तरह के स्मोक होते हैं। एक होता है विंटर स्मोक, सर्दियों में जो बनता है अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, सुबह के समय, विंटर सीजन में अर्ली मॉर्निंग आवर्स में बनता है, उसको हम विंटर स्मोक या उसको हम
लंदन स्मोग, या उसको हम क्लासिकल स्मोग के नाम से भी जानते हैं। क्यों हम इसको लंदन स्मोग या क्लासिकल स्मोग कह रहे हैं? 1952 में लंदन में बहुत ज़्यादा केसेस हुए थे और बहुत सीवियर स्मोक फॉर्म हुआ था, इसीलिए इसको नाम दिया गया था लंदन स्मोग। इसको लंदन स्मोग, विंटर स्मोग या क्लासिकल स्मोग के नाम से जानते हैं। 1952 में लंदन में बहुत सीवियर स्मोक फॉर्मेशन हुआ था विंटर में, जिससे फील्ड में जो फार्मलैंड में कैटल्स काम कर रहे थे वो तक भी, उनके भी रेस्पिरेटरी सिस्टम चोक हो गए थे। ह्यूमन डेथ तो काफ़ी ज़्यादा हुई ही, लगभग 4000 के ऊपर, तो ह्यूमन डेथ्स तो बहुत हुई ही, उसके अलावा कैटल्स डेथ भी बहुत हुई, दम घुटने लगा लोगों का, स्मोक इतना सीवियर था। तो दिल्ली में भी जो विंटर में स्मोक बनता है, अब लंदन स्मोक तो लंदन में 1952 में पाया गया, इसलिए उसको लंदन स्मोक नाम दे दिया। पर ऐसा नहीं है कि स्मोक खाली लंदन में ही बनेगा, दिल्ली में जो विंटर सीजन में बन रहा है वो भी लंदन स्मोक है। अर्बन एरियाज में जहां विंटर में पॉल्यूशन ज़्यादा होने के कारण स्मोक फॉर्मेशन हो रहा है, वो लंदन स्मोक का ही केस है। दूसरे टाइप का स्मोक जो 1940s में 1940 के दशक में लॉस एंजलिस में फॉर्म हुआ, वो गर्मियों में दोपहर में बनता है, समर सीजन में दोपहर में बनता है, उसे हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोग। फोटोकेमिकल स्मोग अब फोटोकेमिकल स्मोक मैं कह रहा हूं गर्मियों में दोपहर में बन रहा है, तो आप कह सकते हो सर गर्मियों में दोपहर में तो फॉग होगा नहीं, तब ये स्मोक कैसे बन रहा है? बिल्कुल ठीक बात है, ये स्मोक हम इसको कह रहे हैं, पर इसके अंदर फॉग नहीं होता। बिना फॉग के ही हम इसको स्मोक नाम दे रहे हैं, बिना फॉग के ही हम इसको स्मोक नाम दे रहे हैं, इसके अंदर फॉग नहीं होता, ये सिंपल एक पॉल्यूशन का रूप है। आप कहोगे सर स्मोक क्यों कह रहे हैं फिर? स्मोक तो अभी आपने बताया स्मोक और फॉग दोनों होगा तब बोलेंगे। और फोटोकेमिकल स्मोक जो लॉस एंजलिस में बना था 1940s के दशक में, गर्मियों में दोपहर में बनता है, तो उसमें फॉग तो नहीं है तो भी स्मोक नाम दे रहे हैं। ऐसी चीजों को कहते हैं मिसनोमर। मिसनोमर मतलब गलत नेमिंग कर दी है आपने। बाय डिफॉल्ट हम स्मोक बोल रहे हैं, पर वो फॉग के बिना ही हम इसको स्मोक कह रहे हैं, जो कि एक सही नाम नहीं है, मिसनोमर है एक प्रकार का। तो फोटोकेमिकल स्मोक में ओजोन का भी रोल है, ओजोन का उसमें रोल है। गर्मियों में दोपहर में बनता है फोटोकेमिकल स्मोक, और लॉस एंजलिस में लोगों को बड़ा प्राउड था अपनी एयर क्वालिटी के ऊपर, और जब ये स्मोक फॉर्म हुआ था तो वो प्राउड जो है वो कम हो गया, कि उनको लगता नहीं था ऐसा हो सकता है वहां पर भी, जिस तरह का वहां का वेदर है। पर 1940s में फोटोकेमिकल स्मोक वहां पाया गया, जिसको लॉस एंजलिस स्मोक भी कहते हैं। ये वाला स्मोक आपको गर्मियों में दोपहर के समय देखने को मिलेगा। और अर्बन एरियाज में ऐसा नहीं कि लॉस एंजलिस में बना तो वहीं पर, जो दिल्ली वगैरह में भी गर्मियों में स्मोक फॉर्मेशन हो रहा है, दिल्ली वगैरह में भी गर्मियों में जो स्मोक फॉर्मेशन हो रहा है वो यही वाला स्मोक है, वो भी यही स्मोक है। तो पहले ये देख लो, शब्द स्मोक पहली बार इस साइंटिस्ट ने बोला 1905, स्मोक एंड फॉग नाम से एक पेपर पब्लिश किया, और स्मोक शब्द का मतलब होता ये है, पर फोटोकेमिकल स्मोक वाले में फॉग के बिना ही उसको हम स्मोक बोलते हैं। अगला पॉइंट ये देख लो, कंप्लीट आगे लिखे। It mainly affects our respiratory system and causes asthma, bronchitis etc. तो स्मोक मेनली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है और एस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां कराता है। लंग्स के अंदर ये छोटे छोटे पाइप जो हैं, जब ऑक्सीजन आती है ना, तो ये छोटे छोटे पाइप होते हैं, फाइन पाइप्स। हर पार्टिकल इनसे पास करके नहीं जा पाता, पर छोटे पार्टिकल चले जाते हैं। जैसे PM 2.5 कैटेगरी के पार्टिकल आप देखोगे, इन पतले पाइप को पास कर जाते हैं। इन पाइप को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियोल्स की अगर ब्लॉकेज होने लगे, इस बीमारी को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। लंग्स में ये पतले पतले पाइप हैं, इनको ब्रोंकियोल बोला जाता है।
तो PM 2.5 कैटेगरी के पार्टिकल इनको ब्लॉक करने लगते हैं और इस प्रॉब्लम को हम ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। तो स्मोक एंड फॉग ये मेनली अफेक्ट कर रहा है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, एस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम करा रहा है। इट रिड्यूसेस विजिबिलिटी, विजिबिलिटी को प्रभावित कर रहा है। ये प्लांट क्लोरोफिल को भी डिस्ट्रॉय करता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ में भी प्रभाव पड़ेगा। इट अफेक्ट्स plants chlorophyll, so plants growth will be affected. Plants growth will be affected. तो ये मेनली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, एस्थमा ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम कराता है, विजिबिलिटी को कम करता है, प्लांट में क्लोरोफिल को डैमेज कर देता है। तो प्लांट की ग्रोथ प्रभावित होती है। क्लोरोफिल जब डैमेज होने लगेगा तो प्लांट की ग्रोथ पे इम्पैक्ट तो आएगा। क्लोरोफिल अगर डैमेज होने लगेगा तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो प्रभावित होगी। अब स्मोक को हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, पहले ये लिख लो फिर हम आगे बढ़ें। यहां तक देख लो फिर आगे बढ़ें। कल से आपका जीके करंट अफेयर भी शुरू हो रहा है। एनवायरनमेंट 7 PM चलेगा और जीके करंट अफेयर आपका 4:30 से स्टार्ट होगा कल। जीके करंट अफेयर आपका इसी चैनल पर 4:30 से स्टार्ट हो जाएगा कल। नेक्स्ट पॉइंट, स्मोक आर ऑफ 2 टाइप्स। स्मोक आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला केस है क्लासिकल और लंदन स्मोक, और यू कैन से विंटर स्मोक। क्लासिकल और लंदन स्मोक और विंटर स्मोक, इसमें क्या होता है, सल्फर के ऑक्साइड प्लस पार्टिकुलेट्स प्लस फॉग। इस वाले स्मोक में क्या कंटेन कर रहा है, इसमें सल्फर ऑक्साइड होगा, पार्टिकुलेट होगा और फॉग होगा। पार्टिकुलेट्स का मतलब क्या है, पार्टिकल्स लाइक सिलिका, एस्बेस्टस, सूट। पार्टिकल्स लाइक सिलिका, सूट, एस्बेस्टस एक्सेट्रा। तो ये सब मिलकर विंटर सीजन में अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ये वाला स्मोक बनाते हैं, क्लासिकल और लंदन स्मोक और विंटर स्मोक। तो 3 नाम से जाना जाता है, क्लासिकल या लंदन या विंटर स्मोक। इसमें सल्फर ऑक्साइड, पार्टिकुलेट और फॉग, ये तीनों मिलकर बनाता है। तो मेनली जो हम फॉग जानते हैं सर्दियों के समय जो बनता है वो ये वाला ही है। मेनली forms in winter season, early morning hours, सर्दियों में अर्ली मॉर्निंग आवर्स से बनता है। सबसे सीवियर इसका केस देखा गया, मोस्ट सीवियर केस 1952 लंदन। यहां तक नोट करो। और इस स्मोक में एक प्रॉब्लम और है, एक इन्वर्जन लिड फॉर्म हो जाता है, मतलब ऊपर एक ढक्कन की तरह एटमॉस्फेयर में एक लेयर बन जाती है जो इसको ऊपर निकलने नहीं देती। एटमॉस्फेयर में एक लिड टाइप कंडीशन बन जाती है, एक ढक्कन की तरह कंडीशन बन जाती है। वार्म एयर ऊपर की तरफ, कोल्ड एयर नीचे की तरफ, और वो वार्म एयर ऊपर की तरफ शील्ड की तरह बन गई है, वो नीचे आएगी नहीं और इस कोल्ड एयर को नीचे ही बनाए रखेगी। तो इस स्मोक में ये भी प्रॉब्लम होती है कि ऊपर की तरफ वार्म एयर बनी हुई है और इसको नीचे की तरफ वो भेज रही है, बार बार वो इसको बार बार नीचे की तरफ भेज रही है। तो क्लासिकल और लंदन स्मोक और विंटर स्मोक, SOx प्लस पार्टिकुलेट्स प्लस फॉग, ये सब चीज़ें मिलकर बन रही हैं। विंटर सीजन में अर्ली मॉर्निंग आवर्स से बनता है। सबसे सीवियर केस इसका
1952 लंदन में देखने को मिला। यहां तक देखो कंप्लीट है, फिर आगे बढ़े। एक मैं आपको इमेज दिखाता हूं, इन्वर्जन लिड का मीनिंग क्या होता है, ये मीनिंग है इसका। देखो ये पढ़ने में आ रहा है, यहां लिखा है द विंटर सन गिव लेस वार्मिंग टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब सर्दियों के समय यहां कूलिंग है। सिंपली ये कह रहा है कि नीचे है कोल्ड एयर और पॉल्यूशन। ये सिंपली ये कह रहा है नीचे कोल्ड एयर है और पॉल्यूशन ट्रैप हो रखा है, वार्म एयर ऊपर की तरफ है। इस वार्म एयर ने एक लिड बना रखा है, ढक्कन की तरह बना रखा है, क्योंकि कम डेंसिटी होने के कारण वार्म एयर ऊपर रहेगी। कम डेंसिटी होने के कारण वार्म एयर ऊपर रहेगी, कोल्ड एयर नीचे रहेगी, और ये वार्म एयर एक ढक्कन की तरह बन गई है कि इसको बाहर निकलने नहीं दे रही, अंदर ही अंदर रोका हुआ है। तो स्मोक यहां बन रखा है, ये अंदर ही अंदर मेंटेन हो रखा है। इसे बोलते हैं इन्वर्जन लिड, इसे कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन लिड। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इन्वर्जन लिड किससे संबंधित है, ये विंटर स्मोक से संबंधित है। इन्वर्जन लिड ये टर्म संबंधित है विंटर स्मोक से, कि कोल्ड एयर नीचे की तरफ है, कम डेंसिटी की वजह से ऊपर वार्म एयर है, ज्यादा ठंडी एयर नीचे, वार्म एयर ऊपर, और इतना डिफरेंस है दोनों के अंदर कि इस वार्म एयर ने ऊपर एक ढक्कन की तरह बना दिया है और इस कोल्ड एयर को ऊपर निकलने नहीं दे रही है, नीचे नीचे रोका हुआ, मतलब ऊपर ढक्कन जो है उस बक्से से बाहर चीजों को आने नहीं दे रहा, वहीं रखे हुए नीचे। तो पॉल्यूशन भी नीचे ट्रैप होकर रह गया है और कोल्ड एयर भी नीचे ट्रैप होकर रह गई है, तो फॉग बनेगा और पॉल्यूशन भी है, तो स्मोक नीचे बनता रहेगा यहाँ। और ये वार्म एयर ने ढक्कन बना दिया, लिड बना दिया है, जिसने नीचे नीचे इसको रोका हुआ है स्मोक। क्वेश्चन क्या बनेगा, इन्वर्जन लिड किससे संबंधित बात है। आप सिंपल आंसर करेंगे विंटर स्मोक में ऐसा होता है, क्योंकि अब सीधे सीधे अगर विंटर लिड इन्वर्जन लिड वर्ड पूछ दे आप समझ ही नहीं पाओगे कहना क्या चाह रहा है। लिड का मतलब ढक्कन, इन्वर्जन लिड में तो टेम्परेचर इन्वर्जन, यहाँ ऊपर वार्म नीचे कोल्ड, स्मोक से संबंधित बात है, वो भी विंटर स्मोक। अभी ऊपर जो बड़ा धुंधला सा दिखा है, मैं एक और इमेज दिखा देता हूँ, वो लिखा क्या है उसमें पढ़ने में नहीं आ रहा, एक इमेज और दिखा देते हैं। ये देखो, ये देखो, ये कह रहा नीचे कोल्ड एयर है और पॉल्यूशन है, वार्म एयर ऊपर की तरफ है, इसने एक ढक्कन की तरह लिड की तरह बना दिया है, इसको ऊपर निकलने नहीं दे रहा, यही कह रहे हैं। देख लो पढ़ने में आ रहा होगा, ये इन्वर्जन लिड वाला ही कंसेप्ट यहाँ थोड़ा सा पढ़ने में आ रहा है, ठीक, कि ऊपर वार्म एयर ने ढक्कन की तरह बना दिया है, कोल्ड एयर और पॉल्यूशन को नीचे रोके हुए है, ये पॉल्यूशन और कोल्ड एयर नीचे स्मोक बना रही है और यही बना हुआ है, ऊपर नहीं निकल पा रही है, क्योंकि ऊपर ढक्कन की तरह बना दिया है वार्म एयर ने। इन्वर्जन लिड विंटर स्मोक से संबंधित बात है। अगला पॉइंट, तो एक स्मोक हो गया विंटर स्मोक, दूसरा हमने बोला लॉस एंजलस या फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक और पीसीएस और लॉस एंजलस स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक और पीसीएस और लॉस एंजलस स्मोक, इसमें फॉग नहीं है तो भी स्मोक कह रहे हैं, ध्यान देना। तो ये वाला जो स्मोक है फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड in 1940s, first time reported during 1940s in USA, अमेरिका लॉस एंजलिस, अमेरिका लॉस एंजलिस। इसका जो मुख्य कारण था ना वो ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों में फ्यूल बर्निंग इसका मुख्य कारण था। तो जो फ्यूल बर्निंग गाड़ियों में ऑटोमोबाइल्स इसका मेन रीजन था। नो फॉग इन्वॉल्व्ड बट स्टिल
it's known as smog. So it is an misnomer. मिसनोमर का मतलब गलत नेमिंग की गई है ये, क्योंकि स्मोक का मतलब तो स्मोक और फॉग को मिलाकर होता है। यहां फॉग नहीं है तो भी स्मोक कह रहे हैं। नो फॉग इन्वॉल्व बट स्टिल इट्स नोन एज स्मोक, सो इट्स एन मिसनोमर। ये गलत नेमिंग की गई है। ये बनता है गर्मियों में दोपहर के समय, मेनली फॉर्म्स इन समर सीजन नून आवर्स। समर सीजन गर्मियों में दोपहर में फॉर्म होता है ये वाला स्मोक। बन क्यों रहा है, क्या रीजन है इसके बनने के? इसमें जो गैसेस इन्वॉल्व हैं, ऐसे ध्यान रखो, NOx प्लस VOC इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो हमने निगेटिव ओजोन में बात कही थी, और सनलाइट में भी यूवी कंपोनेंट की प्रेजेंस में, सनलाइट में भी यूवी की प्रेजेंस में ये बनाता है PCS, फोटोकेमिकल स्मोक। तो NOx प्लस VOC अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ने पर यह बनाएगा फोटोकेमिकल स्मोक गर्मियों में दोपहर में, और फॉग नहीं है इसमें। आप इसको देखें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सनलाइट में अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में ये फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन कर देता है। अगर मैं इस रिएक्शन को पूरा एक्सपेंड करके आपको दिखाऊं तो ये रिएक्शन NOx प्लस PAN प्लस PBN प्लस H2O2 प्लस निगेटिव ओजोन, ये पूरी रिएक्शन अगर देखोगे इतनी चीज़ें हैं इसमें। फॉग नहीं लिखा मैंने, फोटोकेमिकल स्मोक में इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें कंटेन कर रहा है ये। PAN शब्द का मतलब है पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। आंखों में आपको जलन महसूस होगी, दिल्ली उल्ली में मई जून के महीने में आप जा रहे हो और पॉल्यूशन अगर बहुत ज़्यादा है, फोटोकेमिकल स्मोक अगर बना हुआ है तो आंखों में जलन महसूस होगी। तो पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट ये होता है पैरोक्सी बेंजोइल नाइट्रेट। H2O2 जानते होंगे, नहीं जानते तो लिख लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये हार्मफुल ओजोन, शुरू से मैं बोल रहा हूँ, ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन पाई जाती है वो बैड ओजोन होती है, वो हार्मफुल ओजोन होती है। तो ये सब मिलकर बना रहे हैं फोटोकेमिकल स्मोक गर्मियों में दोपहर के समय, अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में बन रहा है। यहां तक कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़े। अब अगला पॉइंट आता है कि स्मोक को हम कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। स्मोक तो एक प्रॉब्लम है, अब उसे हम कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, ये क्वेश्चन आता है। यहां तक पहले कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़े। पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट में ये वर्ड लिख लेना, ये आईज में इरिटेशन कराता है, आईज में इरिटेशन कराता है। CO के बारे में एक पॉइंट मुझे लिखाना है, उसको ऐसे लिखो। CO के बारे में एक पॉइंट मुझे लिखाना है, वो ये है कि फोटोकेमिकल स्मोक, ये जो रिएक्शन हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर और आ जाए तो इसको स्पीड अप करती है। CO का रोल ऐसे पढ़ना। CO को रिएक्शन में देखो मैंने CO लिख रखा है, वहां पर CO का मतलब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्मोक के बनाने में CO रोल प्ले कर रही है, CO का काम अलग से नोट कर लो तुम। स्पेसिफिक अगर पूछे तो कार्बन मोनोऑक्साइड इस रिएक्शन को कैटलाइज करती है, इस रिएक्शन को स्पीड अप करती है।
क्या फोटोकेमिकल स्मोक के बनाने में, गैसेस के बनाने में CO है? CO इस मिक्सचर में भले मत लिखो, पर यह जरूर लिख लो कि कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीजेस दिस रिएक्शन। मैं बोलना ये चाह रहा हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीजेस दिस रिएक्शन। ये अलग से आप पॉइंट लिख लो, रिएक्शन में ना दिखाकर, यहां पर ना दिखाकर आप इसमें लिख लो, जब एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड का भी स्तर अच्छा खासा है, इस रिएक्शन को और फास्ट करा देगा। अब इसको ऐसे लिख लो, वहां रिएक्शन में लिख दिया है मैंने, वहां समझाया भी था मैंने कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब वहां पर यह है कि वो इस पूरी रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। सीधे सीधे याद रखना कि क्या इस स्मोक के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्सचर में है? मिक्सचर में नहीं, पर उसका होना इस रिएक्शन को फास्ट करता है। क्या इस मिक्सचर का हिस्सा है? मिक्सचर का हिस्सा नहीं, पर इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीजेस दिस रिएक्शन स्पीड, रिएक्शन रेट। पेरोक्सी नाइट्रेट कॉज इरिटेशन इन आइज। ये जो केमिकल है पेरोक्सी नाइट्रेट कॉज इरिटेशन इन आइज। PAN कॉज इरिटेशन इन आइज। आंखों में जलन महसूस होगी आपको मई जून के महीने में, इस तरह का स्मोक बना होगा अगर, और आंखों में जलन कौन करवा रहा है? पेरोक्सी नाइट्रेट कराता है आइज में इरिटेशन, आंखों में जलन महसूस होगी। ठीक है, अगला पॉइंट। अब स्मोक को कंट्रोल कैसे करें? अब सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि मैंने कारण बताए, कंस्ट्रक्शन वर्क, गाड़ियां जो चल रही हैं, फायर क्रैकर बर्निंग, पराली जलाना, तो कई कारण है। स्मोक कंट्रोल मेजर्स दिल्ली में तो ऑड इवन कौन कौन से नियम लगा लिए गए, तो भी कम तो नहीं हुआ। अभी इस साल भी बहुत ज़्यादा था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट आए दिन डांट लगाती है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा। दिल्ली में तो कई सारे मेजर्स लिए गए, कई फार्मूले अपनाए गए, पर ज़्यादा कोई प्रभाव नज़र तो नहीं आ रहा। इस बार तो बल्कि ये भी बात आई कि भाई पराली के ऊपर सारा ब्लेम डाल रहे हैं। पराली से ज़्यादा तो गाड़ियों से है पॉल्यूशन, गाड़ियों से है, पराली से भी कहीं ज़्यादा। बल्कि एक टेक्निक भी निकाली गई थी, जो पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह है, उन्होंने केमिकल बनाया था कि पराली के ऊपर डाल दें तो पराली धीरे धीरे डिकम्पोज होके वो कुछ खाद वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे कुछ तरीके भी निकाले गए थे कि किसानों को ये केमिकल दे दिया जाएगा और उनको अवेयर किया जाएगा कि वो पराली को जलाए नहीं, इस केमिकल को डाल दें, धीरे धीरे वो डिकम्पोज होकर सॉइल में मिक्स हो जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगी। ऐसा कुछ केमिकल, मतलब कई तरीके इस तरह के निकाले गए, पर तब भी दिल्ली का पॉल्यूशन तो कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। स्मोक इस बार भी जो बना था बहुत सीवियर था। हर साल आप देखते हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अलर्ट जारी होता है दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए, कि मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाना, बच्चों के लिए दिक्कत है, बुजुर्गों के लिए दिक्कत है। स्मोक कंट्रोल मेजर्स तो क्या क्या करें? सबसे पहले गाड़ियों में हम लगा रहे हैं, आजकल नई गाड़ियां जो भी आ रही देखोगे, यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। तो एक तो टेक्नोलॉजी जो है वो हमें नई नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। तो यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स, कैटालिटिक कन्वर्टर का गाड़ियों में इस्तेमाल करना। कैटालिटिक कन्वर्टर एक डिवाइस होती है जिसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होता है और गाड़ी से आने वाले हाईली टॉक्सिक एमिशन को वो कम टॉक्सिक कर देता है। कैटालिटिक कन्वर्टर गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक डिवाइस है, मैकेनिकल वालों को पता भी होगा। ये गाड़ियों से आने वाले हाईली टॉक्सिक एमिशन को कम टॉक्सिक कर देता है और इसके अंदर होती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन बचपन में पढ़ते थे, क्या रिएक्शन है? एक ही रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों का साथ होना। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो। तो आपको फिर रिडक्शन कराने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा और ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। तो रिडक्शन कराने के लिए आप रोडियम यूज कर लेते हो, ऑक्सीडेशन कराने के लिए आप पैलेडियम यूज कर लेते हो। आर से रिडक्शन, आर से रोडियम, ऐसे याद रखो। और जो पैलेडियम है वो ऑक्सीडेशन का काम करता है। क्या ऐसा भी कोई एलिमेंट है जो दोनों काम कर दे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों कर दे? तो हम प्लेटिनम का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेटिनम दोनों कर सकता है पर महंगा पड़ेगा, फिर डिपेंड करेगा कितनी महंगी गाड़ी है उसके हिसाब से चीज़ लगेगी। अल्टीमेट तो बात कॉस्ट की। तो कैटालिटिक कन्वर्टर ये एग्जॉस्ट एमिशन कंट्रोल डिवाइस है, गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल्स, यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल्स।
एग्जॉस्ट एमिशन कंट्रोल डिवाइस है जो गाड़ियों के हाईली टॉक्सिक एमिशन को कम टॉक्सिक कर देती है विद द हेल्प ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है कैटालिटिक कन्वर्टर? इट इज एन exhaust emission it is an exhaust emission control device which decreases highly toxic emission which decreases highly toxic emission of vehicles into less toxic by using redox reaction। तो व्हाट इज कैटालिटिक कन्वर्टर? गाड़ियों में यूज होने वाली एक डिवाइस जो एग्जॉस्ट एमिशन कंट्रोल डिवाइस है, जो हाईली टॉक्सिक एमिशन को गाड़ियों के कम टॉक्सिक कर देगा विद द हेल्प ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब यहां पर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों। रिडॉक्स शब्द का मतलब है रिडक्शन ऑक्सीडेशन बोथ। रिडक्शन ऑक्सीडेशन बोथ। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास है रोडियम। रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करेंगे रोडियम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पैलेडियम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पैलेडियम। तो रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से ये काम करेगा कैटालिटिक कन्वर्टर, और रिडक्शन कराने के लिए रोडियम, ऑक्सीडेशन कराने के लिए पैलेडियम। ऐसा कौन है जो दोनों में अच्छा है? दोनों में अच्छा है प्लेटिनम। दोनों में अच्छा है प्लेटिनम। पहले यहां तक देखो फिर आगे बढ़ें। पराली होता है जो क्रॉप को कट करने के बाद वेस्ट पार्ट, रेसिड्यू पार्ट, यू कैन से क्रॉप रेसिड्यू। क्रॉप को कट करने के बाद उसका रेसिड्यू पोर्शन, दैट इज पराली। तो उसको क्लीन करने की बजाय फार्मर बर्न करते हैं तो भी पॉल्यूशन दिल्ली की तरफ अच्छा खासा हो जाता है। और पराली बर्निंग का मेन प्रॉब्लम है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। दिल्ली में जो प्रॉब्लम है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। नेक्स्ट पॉइंट। और प्लेटिनम है इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। प्लेटिनम is good oxidizing as well as reducing agent। platinum is good oxidizing as well as reducing agent। platinum दोनों में अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट। तो कैटालिटिक कन्वर्टर दिखता कैसा है? इमेज देखें। गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर जो यूज होते हैं ऐसा दिखता है। ये है। अब किसी ने देखा होगा तो समझ भी आ रहा होगा। कैटालिटिक कन्वर्टर ये है। कैटालिटिक कन्वर्टर तो सिंपली एक वर्ड याद रखो बस, गाड़ियों से आने वाले एमिशन की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए डिवाइस है। खत्म हो गई बात। और क्या करें भाई? एक कंट्रोल मेजर तो हो गया कैटालिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल करना। दूसरा कौन सा तरीका हो सकता है? कैटालिटिक कन्वर्टर यूज कर लिया। दूसरा यूज ऑफ
स्क्रबर्स, स्क्रबर एक डिवाइस होती है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रबर्स आर यूज्ड टू डिक्रीज लेवल ऑफ particulate matter plus sulfur oxide emissions। तो स्क्रबर यूज कर सकते हैं पार्टिकुलेट मैटर और सल्फर ऑक्साइड के लेवल को कम करने के लिए। यूज ऑफ स्क्रबर इन इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए। स्क्रबर में भी दो कैटेगरी है, एक होते हैं ड्राई स्क्रबर, एक होते हैं वेट स्क्रबर। स्क्रबर को भी दो कैटेगरी में रखा गया है, एक होता है ड्राई, एक होता है वेट स्क्रबर। वैसे तो इतना ही काफ़ी है, इतना ही याद रह जाए तो भी बहुत है। वेट स्क्रबर का मैं एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं आपको। वेंचुरी स्क्रबर एक एग्जांपल है इसका। वेट स्क्रबर है तो मतलब क्या, पानी की मदद से एटोमाइज्ड वाटर वेपर इस्तेमाल होते हैं। वाटर वेपर की मदद से जब हम पास करेंगे वाटर वेपर तो गंदगी को नीचे ले जाएगा। वेंचुरी स्क्रबर में क्या होता है, वाटर वेपर, एटोमाइज्ड वाटर वेपर जब हम पास करते हैं तो वो पार्टिकुलेट मैटर या सल्फर ऑक्साइड वगैरह साथ मिक्स करके उसको नीचे ले जाता है, हैवी कर देता है और नीचे सेटल करा देता है। तो स्क्रबर का इस्तेमाल करके हम पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर ऑक्साइड वगैरह को कम कर सकते हैं, जो स्मोक बनाने में रोल प्ले कर रहा है, जो स्मोक बनाने में रोल प्ले करता है। वेट स्क्रबर का मतलब क्या, पानी, कुछ पानी इस्तेमाल होगा यहाँ पर। वेट का मतलब है वाटर यूज होगा। ड्राई में कोई गैस वैस यूज करेंगे, वेट वाला पानी संबंधित है। तो वेट स्क्रबर में वाटर सप्लाई करते हैं जिससे ये पार्टिकल और ऑक्साइड हैवी हो जाए और जाकर नीचे सेटल हो जाए। वेंचुरी स्क्रबर इस तरह से काम करता है। ये रहा, ये देखो, ये दे रहे हो ना आप सप्लाई, पानी सप्लाई दे रहे हो तो ये रॉ गैस, ये स्क्रबिंग वाटर दोनों तरफ से डाला जा रहा है वाटर, तो पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर वगैरह को नीचे कर देगा, ये हार्मफुल चीज़ों को नीचे बैठा देगा, पॉल्यूशन का स्तर कम हो जाएगा। यही करना है हमें, पॉल्यूशन वगैरह के स्तर को कम करने में रोल प्ले कर रहा है। वेंचुरी स्क्रबर है ये, ऊपर लिखा भी है वेंचुरी स्क्रबर। और क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन, अफॉरेस्टेशन। भाई कोई भी पॉल्यूशन या ग्रीन हाउस गैस, तो प्लांटेशन करना तो हमेशा अच्छा है, पॉल्यूशन के प्रभाव को कम करेगा। उसके अलावा रेगुलेटिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। उस समय पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वगैरह देखो बंद हो जाती हैं दिल्ली एनसीआर में। रेगुलेटिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एंड पराली बर्निंग। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को कंट्रोल करना, पराली बर्निंग को कंट्रोल करना। व्हाट इज पराली बर्निंग? पराली क्रॉप रेसिड्यू, पराली इज क्रॉप रेसिड्यू, क्योंकि स्मोक में कंट्रीब्यूट तो कर ही रहा है, एयर पॉल्यूशन को भी बढ़ा रहा है। और क्या करें, लॉन्ग टर्म में अगर हम चाहते हैं कंट्रोल करना, NOx SOx वगैरह ना आए, तो ग्रीन हाउस गैस के लेवल को कम करें। और इंक्रीजिंग यूज ऑफ गुड क्वालिटी फ्यूल्स, मतलब बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स को हम बढ़ावा दें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दें, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करें, थर्मल को कम करें, तो लॉन्ग टर्म में हम इससे छुट्टी पा सकेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन, इन चीज़ों को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। भाई NOx SOx दोनों आ रहा है, तो जो सोर्स उनके ह्यूमन एक्टिविटी से हैं, मैन मेड एक्टिविटी से NOx SOx के जो कारण हैं उनमें हम इसको कंट्रोल करें, वहां से हम कट करें सप्लाई। तो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जहां जहां से आ रहा है उसको हमें रोकना पड़ेगा। क्लियर है? वाटर स्प्रिंकलिंग बता रहा हूं मैं, थोड़ा रुको, एक एक करके बता रहा हूं सारे पॉइंट। तो स्मोक कंट्रोल करने के लिए ये भी करना होगा, क्लीन एनर्जी वगैरह को बढ़ावा देना होगा। गाड़ियों में देखो, आपने सुना है भारत स्टैंडर्ड 4, भारत स्टैंडर्ड 6, ये भी तो एक पहल है कि गाड़ियों से आने वाले पॉल्यूशन को कम करना।
BS4 वाली गाड़ियां जितना एमिशन करती थी BS6 वाली गाड़ियां उससे कम करती हैं। एयर पॉल्यूशन में मैं इनके मीनिंग बताऊंगा कि भारत स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है, कितना एमिशन कम होता है उससे। ठीक है, तो बायोफ्यूल को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना। बायोफ्यूल के लिए भी हम एनर्जी टॉपिक में पढ़ेंगे कितनी कैटेगरी के बायोफ्यूल होते हैं, कहाँ कहाँ से बनाए जाते हैं, कहाँ कहाँ से बायोफ्यूल निकाला जाता है। इसके अलावा सल्फर के स्तर को कम करने के लिए एक मेथड यूज होता है, यूज ऑफ फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन मेथड। यूज ऑफ फ्लू गैस desulfurization process, flue gas desulfurization process to decrease sulfur oxides level in industries, power plants, पावर प्लांट्स। तो इसको भी कम किया जाए। यूज ऑफ फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन एक मेथड है सल्फर ऑक्साइड के लेवल को घटाने के लिए, ये भी एक तरीका इस्तेमाल होता है। और आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में वाटर स्प्रिंकलिंग की जाती थी, पौधों वगैरह के ऊपर डस्ट जमा हो जाती है, या ऊंची बिल्डिंगों से पानी स्प्रिंकलिंग करते थे कि जो हवा में डस्ट है वो नीचे सेटल हो जाए। वाटर स्प्रिंकलिंग बहुत इफेक्टिव मेथड तो नहीं है, बहुत इफेक्टिव मेथड नहीं है वाटर स्प्रिंकलिंग। थोड़ा बहुत लेवल घटा पाएगा, पर अगले दिन फिर इतनी गाड़ियां चल रही हैं, फिर धूल उड़ रही है, फिर जाके वो पत्तों पे जमा हो जाएंगे। और नेचुरल विंड का मूवमेंट उस समय है नहीं, अगर नेचुरल विंड का मूवमेंट हो तो हवा को क्लीन कर देगा। भाई कोस्टल एरिया में इस तरह की प्रॉब्लम क्यों नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में जाके कोस्टल एरिया में आप पटाखे जलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोस्टल एरिया है, स्ट्रांग विंड चल रही है, सारा पॉल्यूशन बहा ले जाएगा। गोवा में जाके जलाओ। पर दिल्ली तो समझ लो उस समय गैस चैम्बर बन जाता है। गैस चैम्बर मतलब विंड का मूवमेंट उस समय नहीं है, अगर स्ट्रांग विंड उस समय चले तो सारा पॉल्यूशन को क्लीन कर देगा। स्ट्रांग विंड उस समय है नहीं, बारिश का टाइम भी नहीं है कि बारिश हो जाए तो सारी गंदगी नीचे चली जाए, वो भी नहीं हो रहा। तो वाटर स्प्रिंकलिंग तरीका है पर बहुत इफेक्टिव नहीं। अब अगर जबरदस्त स्मोक बना है तो फिर और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा क्या बारिश को आर्टिफिशियली भी कराया जा सकता है? कि बारिश का टाइम तो नहीं है, अक्टूबर में दिल्ली में जबरदस्त स्मोक बन रहा है, एक बड़ी समझ लो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। एक डाटा पढ़ रहा था मैं कि अक्टूबर के मंथ में, लास्ट ईयर की बात है या लास्ट ईयर की बात है, 1-2 साल पुरानी डाटा है, कि दिल्ली में एक रिपोर्ट आई, एक दिन में कोई व्यक्ति जितनी स्मोगी एयर इनटेक कर रहा है दिवाली वाले वीक में, दैट इज इक्वल टू 36 सिगरेट। उसमें फिर एक सर्वे आया था, एक बड़े नामी डॉक्टर है दिल्ली के, उन्होंने दिखाया भी कि एक पहाड़ पे व्यक्ति रहता है, उसके लंग्स, और एक व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है अक्टूबर मंथ वगैरह के हिसाब आसपास, उसके लंग्स की स्थिति क्या है। जो पहाड़ पे रह रहा है वो पिंक कलर का दिखाया था उन्होंने, एक्चुअल लंग्स की फोटो दिखाई थी, और जो दिल्ली में रह रहा है वो डार्क ब्राउन और ब्लैकिश कलर हो रखा था उसका। अब कोई स्मोक नहीं कर रहा, भाई मैं स्मोकर नहीं हूं, पर मैं दिल्ली में रह रहा हूं, तो मैं अक्टूबर नवंबर में जितनी एयर इनटेक कर रहा हूं पर डे इक्वल टू 36 सिगरेट में इनटेक कर रहा हूं। नहीं पी रहा हूं सिगरेट तो भी वो पॉल्यूशन जा रहा है बॉडी में। अब आप सोचो ये डाटा, ये कैलकुलेशन अगर छोटे बच्चे और बुजुर्ग में कंपैरिजन किया जाए तो बीमारियां तो बढ़ेंगी ही। जब आपकी इम्यूनिटी कम होती चली जाएगी, लंग्स कमजोर होने लगेंगे, ऑक्सीजन बॉडी को पूरा नहीं मिलेगा, समय से पहले बुढ़ापा आएगा, ऑर्गन फेलियर होने लगेंगे और बीमारियां होने लगेंगी, कोमॉर्बिडिटीज होने लगेंगी। ठीक है, तो फिर एक तरीका उस समय हो सकता है आर्टिफिशियल रेन, कि नेचुरल बारिश तो हो नहीं रही है, हम आर्टिफिशियल बारिश करा दें। क्या पहले कहीं हुई है? यस, बीजिंग में 2008 में ओलंपिक गेम हुए थे, चाइना ने भी कराया था। चाइना भी, जो बीजिंग सिटी है वो भी एक परफेक्ट केस स्टडी है अगर आप दिल्ली से कंपेयर कर रहे हो। बीजिंग की हालत भी दिल्ली जैसी, इवन दिल्ली से भी ज़्यादा पॉल्यूटेड था बीजिंग। तो 2008 में जब ओलंपिक हुए तो शहर पूरा गैस चैम्बर बना हुआ, बहुत हाई लेवल पे पॉल्यूशन था। उन्होंने 2008 में आर्टिफिशियल रेन कराया भी था। इंडिया में भी ट्रायल इसके 2017 के आसपास एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट वर्षाधारी। प्रोजेक्ट वर्षाधारी कर्नाटका और महाराष्ट्र वगैरह के कुछ एरियाज में ट्रायल किया गया।
एक बार पहले तमिलनाडु में भी ट्रायल करा जा चुका है इंडिया में, पर इसकी दिक्कत क्या है, पैसा बहुत लगता है, इसमें महंगा पड़ता है। एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि दिल्ली में अगर 5-10 किलोमीटर का ही एरिया कवर करना हो तो उसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है लगभग 22 करोड़ रुपए, 22 करोड़ रुपए लगभग आ जाता है। बहुत छोटे एरिया में, मतलब पूरा दिल्ली भी कवर नहीं हो रहा था, 5-10 किलोमीटर कुछ डाटा था जहां तक मुझे याद है, और उतने का फिगर 22 करोड़ रुपए दिया हुआ था कि इतनी कॉस्ट आती है। तो अब आप सोचते होगे भाई दिल्ली में क्यों नहीं कराते, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, हम अफोर्ड कर पाए, सबसे बड़ी बात तो ठीक है। तो आर्टिफिशियल रेन किस तरह से कराया जाता है, अभी उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो आर्टिफिशियल रेन कराकर भी स्मोक के लेवल को हम कम कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रेन। अब अगर स्मोक बनी गया है तो देखो मेजर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्री मेजर, एक होता है पोस्ट मेजर। पहले से ही हम प्रिकॉशन ले लें कि बने ही ना, तो फिर गाड़ियों में खराब फ्यूल इस्तेमाल नहीं करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना, ग्रीन हाउस गैस वगैरह में ये SOx NOx वगैरह को कम करना, कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करना। तो एक तरीका तो ये है कि हम प्री मेजर ले लें कि ये बने ही ना, जब हमें पता है कि हर साल बन रहा है। दूसरे होते हैं अब बन चुका है अब क्या करें, जैसे वाटर स्प्रिंकलिंग पोस्ट मेजर है, स्मोक के बनने के बाद की कहानी है। आर्टिफिशियल रेन भी पोस्ट मेजर है। अब अगर आपसे ऐसे पूछ ले प्री मेजर और पोस्ट मेजर में बताओ, तो आप बता सकते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म मेजर, एक होते हैं शॉर्ट टर्म मेजर। अगर स्मोक बन ही गया है उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वाटर स्प्रिंकलिंग, आर्टिफिशियल रेन, कुछ इस तरह की चीजें, फिल्टर का इस्तेमाल करना, मास्क का इस्तेमाल करना। अगर स्मोक बन ही गया है तो फिल्टर्स का इस्तेमाल करना, मास्क का इस्तेमाल करना। PM 2.5 कैटेगरी वाले मास्क यूज करने पड़ेंगे। हर मास्क PM 2.5 को फिल्टर आउट नहीं कर पाता है। PM 2.5 वाले जो मास्क होंगे वो उस लेवल के पार्टिकल को भी फिल्टर आउट करेंगे। PM 2.5 ज्यादा चिंता का विषय है क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल आसानी से लंग्स तक चले जाते हैं, इस वजह से वो ज्यादा हमारा कंसर्न है। तो फिल्टर और मास्क का भी इस्तेमाल करना, ये भी पोस्ट मेजर में आएगा कि स्मोक अगर बन चुका है तो क्या करें, तो फिर ये तरीका अपनाने पड़ेंगे। दिल्ली में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो 4 महीने हैं ये ज्यादा प्रॉब्लम है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, साल में 4 महीने। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन किस तरह से कंसेप्ट काम करेगा, देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, समझना बहुत सिंपल है, कराना उतना सिंपल नहीं है, समझना सिंपल है। जैसे वाटर का एक टैंक है, उस पानी के टैंक में हम एलम डाल दें या फिटकरी, बोलो फिटकरी डाल दें, तो आप क्या देखोगे, उसमें जो सॉलिड पार्टिकल वगैरह हैं वो नीचे जाके सेटल होने लगेंगे, है ना। वाटर टैंक में हम एलम डाल दें तो पार्टिकल नीचे नीचे सेटल करा देगा वो। उसी प्रकार होता कई बार क्या है, क्लाउड वगैरह ट्रोपोस्फेयर में बन रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। क्लाउड कई बार ज्यादा ऊंचाई पर बन जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर में जहां बनना है ज्यादा हाइट पर बन गया है, और ट्रोपोस्फेयर ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर याद आया कम होता है। तो कई बार क्लाउड ज्यादा हाइट पर बन जाते हैं और इनमें हो जाती है सुपर कूलिंग, बहुत ठंडा हो जाता है, तो इसमें वाटर वेपर भी जो है वो वेपर की बजाय आइस क्रिस्टल बन गया है। मैं PSC की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ ट्रोपोस्फेयर में भी तो सुपर कूलिंग फिनोमेना हो जाता है क्लाउड के अंदर। ट्रोपोस्फेयर में ही क्लाउड थोड़ा ऊपर की तरफ बन गया, ट्रोपोस्फेयर में ही क्लाउड ऊपर की तरफ बन गया, इसमें हो गई है सुपर कूलिंग, और वाटर वेपर यहां पर आइस क्रिस्टल हो गए हैं। अब ये बारिश में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, बारिश होने की स्थिति नहीं बन रही यहां पर। तो हम ऐसा क्या करें कि क्लाउड है, पानी है, पर वो आइस क्रिस्टल के रूप में है, कैसे हम इसको क्रिस्टल से निकाल के बारिश में बदल दें, यही कंसेप्ट है आर्टिफिशियल रेन, इसी तरह से चलेगा। तो सुपर कूलिंग फिनोमेना, इसमें क्लाउड कंटेन आइस क्रिस्टल्स, this cloud contains
आइस क्रिस्टल्स, तो ये क्लाउड ट्रोपोस्फेयर में थोड़ी ऊंचाई पर बन गए हैं और सुपर कूलिंग, ट्रोपोस्फेयर ऊपर की तरफ ठंडा है तो सुपर कूलिंग हो गई है, सुपर कूलिंग हो गई है तो वाटर वेपर भी यहाँ आइस क्रिस्टल फॉर्म में है। तो दीज क्लाउड कंटेन आइस क्रिस्टल्स। हमें क्या करना है, इसके अंदर जो आइस क्रिस्टल हैं ट्रोपोस्फेयर में अगर ये नीचे आने लगे, अगर हम इसको थोड़ा सा भी नीचे ले आए, इस पूरे फिनोमेना को थोड़ा ब्रेक कर दें और ये नीचे आने लगे, तो नीचे आने पर ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नीचे आने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये अपने नॉर्मल वाटर वेपर फॉर्म में आने लगेगा, बारिश में हम कन्वर्ट करा पाएंगे। तो हमें इसको नीचे लाना है, हमें इसको हैवी बनाना है कि ये इतना हैवी बन जाए कि ये नीचे की तरफ मूव कर जाए थोड़ा सा, तो नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है, ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में आएगा और बारिश में कन्वर्ट हो सकेगा। इसी कंसेप्ट पे हमें काम करना है। तो आर्टिफिशियल रेन बेस्ड ऑन क्लाउड सीडिंग फिनोमेना, एक फिनोमेना है क्लाउड सीडिंग। पहले ये देख लो, यहां तक कंप्लीट है, फिर हम आगे बढ़ें। कुछ बनाना है इसमें बना लो, फिर मैं आगे लिखूं। Artificial rain is based on cloud seeding phenomena. Chemicals used, इसमें यूज होता है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, और इसमें होता है ड्राई आइस। ड्राई आइस मीट की दुकानों पे भी तो इस्तेमाल करते हैं। ड्राई आइस कुछ और नहीं होता, ये सॉलिड CO2 होता है। ड्राई आइस होता है सॉलिड CO2, इसके अलावा NaCl, ये तीन चीजें हैं। आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग फिनोमेना पर आधारित है। इसमें केमिकल सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और NaCl, ये तीन केमिकल डाले जा रहे हैं। होगा क्या, ये सिल्वर, अब देखो हेलीकॉप्टर की मदद से या मिसाइल की मदद से या रॉकेट की मदद से इन पार्टिकल को हमें उस क्लाउड तक ले जाना है। जो सुपर कूलिंग हो रखी है वहां पर हमें इन क्लाउड को, इस केमिकल को पहुंचाना है। तो उस क्लाउड तक ये पहुंचेंगे, उस क्लाउड तक ये केमिकल पहुंचेंगे। उस क्लाउड के अंदर आइस क्रिस्टल है। सिल्वर आयोडाइड ने एक तरह से यहां न्यूक्लियाई फॉर्मेशन कर दिया है, जो कि आसपास के आइस क्रिस्टल को अट्रैक्ट करेगा। आसपास के आइस क्रिस्टल को अट्रैक्ट करेगा सिल्वर आयोडाइड। तो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड है, आसपास के क्रिस्टल अट्रैक्ट हो रहे, इकट्ठा हो रहे हैं। ड्राई और NaCl भी इसके अंदर मिल गया तो इसको और हैवी कर दिया। NaCl भी मिल गया तो इसको और हैवी कर दिया, और ड्राई आइस भी आ गई तो ये हैवी हो गया और नीचे की तरफ मूव करने लगा। हैवी होकर जब नीचे मूव करेगा तो ट्रोपोस्फेयर में नीचे आने पर टेम्परेचर बढ़ता है। अभी मैंने बताया ट्रोपोस्फेयर में नीचे आओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, नीचे आने पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सुपर कूलिंग हो गई ब्रेक, ये अपने नेचुरल फॉर्म में आ गया और बारिश में कन्वर्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। बारिश हो ही जाएगी ऐसी गारंटी नहीं है, पर बारिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बारिश हो जाएगी ऐसी गारंटी नहीं है। सर्वे करेगी टीम, देखेगी क्लाउड की स्थिति क्या है, यहाँ पर करा सकते हैं कि नहीं, केमिकल डालेंगे, फिर कोई और फैक्टर काम ना कर जाए, वेदर में कोई चेंजेस अचानक से ना आ जाएं, तो सारा कैलकुलेशन लगाने के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं कि बारिश हो जाए। पर गारंटी है क्या बारिश हो जाएगी, गारंटी नहीं है। ठीक है, दिल्ली में भी IIT दिल्ली की टीम ने सर्वे किया था। IIT दिल्ली, IIT कानपुर कोई टीम बुलाई थी, उन्होंने दिल्ली में सर्वे वगैरह भी किया था उस समय। तो कई कंडीशन देखनी पड़ेंगी। अब पॉइंट क्या है, इस क्लाउड से आपने जबरदस्ती यहाँ पानी निकाल लिया, यहाँ बारिश करा दी। अब ये क्लाउड अगर कहीं और जाने वाला था, आगे जाके कहीं और बारिश कराता,
तो वो पानी तो आपने यहाँ निकाल लिया, मतलब नेचुरल रेनफॉल साइकिल को आपने डिस्टर्ब किया। इसीलिए बहुत जरूरी, जब तक ना हो तब तक एनवायरनमेंट को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो बहुत अर्जेंट जब हो जाए कि भाई यहाँ लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत हो गया है, लोगों की जान जा रही है, ऐसी परिस्थिति हो जाए तब इसको कराया जाता है। कि सूखा पड़ रहा है कई साल से, किसान को पानी नहीं मिल रहा, बारिश नहीं हो रही, तब बहुत विपरीत परिस्थिति हो तब इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये नेचर के रेनफॉल साइकिल में डिस्टर्ब तो कर ही रहा है। अब ये भी हो सकता है कि जो केमिकल आपने ये हवा में डाले हैं, अब ये केमिकल हवा में आ गए तो बहुत जल्दी खत्म नहीं होंगे, ये हवाओं के साथ मूव कर करके यहाँ वहाँ भी जाएंगे। अब मान लो ये मूव करते करते पहुँच गए केरल, जहाँ से मानसून की एंट्री होती है, साउथ वेस्ट मानसून। अब वहाँ तो बारिश की कमी नहीं, अच्छी बारिश हो रही है, और ये केमिकल पहुँच गए, इन्होंने बारिश से भी ज़्यादा बारिश करा दी, फ्लड आ गया। तो रेनफॉल पैटर्न को डिस्टर्ब करेंगे अगर, तो अगर ये क्लाउड कहीं और बारिश करने वाला था तो वहाँ सूखा पड़ने लगेगा, किसी और एरिया में चले गए जहाँ बारिश अच्छी होती है, ये केमिकल पहुँच गए तो वहाँ बाढ़ ले आएंगे। नेचुरल रेनफॉल साइकिल जब डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, कहीं सूखा कहीं बाढ़, क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन के रेट को बढ़ा देता है। प्रेसिपिटेशन मतलब पानी के ही अलग अलग रूप, रेन, स्नो, ये पानी के ही अलग अलग रूप, यही प्रेसिपिटेशन है। तो प्रेसिपिटेशन के रेट को बढ़ा देता है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये किया जाए, बहुत एडवर्स कंडीशन हो तब किया जाए, बहुत ज़्यादा जब सिचुएशन सीवियर हो। ये पॉइंट क्लियर है? देखो, तो क्लाउड सीडिंग फिनोमेना, केमिकल ये वाले यूज होते हैं इसमें। It is mainly used to decrease, smoke level in drought affected areas, या कहीं पर to improve visibility, दूसरी बात कॉस्टली मेथड है। It is useful but it may also cause disturbance in natural rainfall cycle, and it increase rate of precipitation in some areas and may cause floods and even droughts also। तो कहीं बाढ़ कहीं सूखा भी कर सकता है, ये पूरी बात हुई। तो आर्टिफिशियल रेन, इसका इस्तेमाल हम स्मोक के लेवल को कम करना हो, ड्रॉट मतलब सूखाग्रस्त इलाकों में यूज़ करना हो, विजिबिलिटी को बढ़ाना हो, तब इसको इस्तेमाल करते हैं। महंगा पड़ता है। इट इज़ यूजफुल बट इट में ऑल्सो कॉज डिस्टर्बेंस इन नेचुरल रेनफॉल साइकिल। अच्छा तो है, पर कई बार ये नेचुरल रेनफॉल साइकिल में डिस्टर्बेंस भी करता है। रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन को बढ़ाता है। प्रेसिपिटेशन मतलब पानी के ही अलग अलग रूप, ओले पड़ना, बारिश, पानी के अलग अलग रूप, प्रेसिपिटेशन। तो रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन बढ़ने के कारण कहीं पर फ्लड आ सकता है, और किसी एरिया में ज़्यादा पानी आ गया तो कहीं कहीं और इलाकों में सूखा पड़ सकता है। रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन जहां बढ़ेगा वहां फ्लड आ जाएगा, एंड इवन ड्रॉट ऑल्सो इन सम अदर एरियाज, ड्रॉट ऑल्सो इन सम अदर एरियाज। तो कहीं पर आ जाएगा फ्लड, कहीं पर आ जाएगा ड्रॉट।
सूखा। ये कंसेप्ट आर्टिफिशियल रेन कंप्लीट। तो स्मोक का टॉपिक हमारा यहाँ पर ओवर। 2008 में चाइना ने इस कंसेप्ट को यूज किया हुआ है बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान। पर यहां तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ें। हो गया कंप्लीट? ये कंसेप्ट है। अभी जो समझाया है हमने, ये कंसेप्ट कि कोई जनरेटर या ऐसी कोई चीज़ या एयरक्राफ्ट यूज़ करके हम कुछ केमिकल्स को क्लाउड तक पहुंचा रहे हैं। क्लाउड तक पहुंचा रहे हैं तो ये पार्टिकल थोड़े हैवी होने लगेंगे, नीचे की तरफ लाएंगे क्रिस्टल्स को, हीटिंग होगी और मेल्ट होगा, बारिश बनाएगा। क्लाउड सीडिंग इसी तरह से काम करता है। जो हमने समझाया था सेम वही कहानी यहाँ लिखी है। पर यहाँ पर ये केवल सिल्वर आयोडाइड लिख रहा है, इसके अलावा ड्राई आइस और NaCl भी है। केवल सिल्वर आयोडाइड नहीं है, सिल्वर आयोडाइड के अलावा ड्राई आइस और NaCl ये भी है। सिल्वर आयोडाइड प्लस ड्राई आइस प्लस NaCl। और ड्राई आइस कुछ और नहीं होता, सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 होता है। ड्राई आइस सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2, यहाँ लिखा भी होगा सॉलिड CO2। मीट वगैरह के दुकानों भी यूज करते हैं, मछली वछली रखते हैं जहां, ड्राई आइस का इस्तेमाल आपने वहां भी देखा होगा। In 2008, China used concept of artificial rain during Beijing Olympics। 2008 में चाइना ने यूज किया था कंसेप्ट आर्टिफिशियल रेन का बीजिंग ओलंपिक्स में। 2017 प्रोजेक्ट वर्षाधारी launched in drought affected areas कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो इंडिया में भी ट्रायल इसका हुआ है, ऐसा नहीं कि इंडिया में ट्रायल नहीं हुआ, इंडिया में भी हुआ है। तो 2008 में चाइना ने बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान कराया था आर्टिफिशियल रेन, और 2017 में प्रोजेक्ट वर्षाधारी सूखाग्रस्त इलाकों में कर्नाटका, महाराष्ट्र वगैरह में भी ट्रायल किया गया। दिल्ली में तो वायु नाम का एयर प्यूरिफाइंग डिवाइस भी लगाए गए कई जगहों पर। एयर प्यूरिफायर लगाए गए दिल्ली में वायु नाम के, विंड ऑगमेंटेशन एंड प्यूरिफाइंग यूनिट, कि स्मोक के स्तर को कम किया जाए। जैसे एयर प्यूरिफायर डिवाइस होती हैं उसी को बड़ा रूप वो लगाए गए थे दिल्ली में। CSIR और नीरी ने तैयार किया था उनको। वायु एयर प्यूरिफायर दिल्ली में लगाए भी गए थे स्मोक को टैकल करने के लिए। व्हाट इज वायु? विंड ऑगमेंटेशन एंड प्यूरिफाइंग यूनिट। विंड ऑगमेंटेशन एंड प्यूरिफाइंग यूनिट, it is an air purifying device. It is an air purifying device installed at Delhi to tackle air pollution। स्मोक भी क्या है? स्मोक भी एयर पॉल्यूशन ही तो है। स्मोक भी एयर पॉल्यूशन ही है।
तो दिल्ली में वायु नाम की डिवाइस, विंड ऑगमेंटेशन एंड प्यूरिफाइंग यूनिट, एयर प्यूरिफाइंग डिवाइस दिल्ली में लगाए गए एयर पॉल्यूशन और स्मोक वगैरह को टैकल करने के लिए। डेवलप्ड बाई CSIR एंड नीरी। नीरी है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर है नागपुर। CSIR आप जानते ही हो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो CSIR और नीरी ने मिलकर तैयार किया था वायु एयर प्यूरिफाइंग डिवाइस। क्लियर है? तो नीरी क्या है? अब मान लो वायु भले ना पूछे, पर नीरी का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये अपने आप में क्वेश्चन है। वायु आपसे ना भी पूछे, पर नीरी कहां पर है यही पूछ बैठेगा कि नीरी का हेडक्वार्टर बताइए। विंड ऑगमेंटेशन एंड प्यूरिफाइंग यूनिट, ये प्यूरिफाइंग डिवाइस लगाए गए, पर ज़्यादा कुछ फर्क दिल्ली के पॉल्यूशन पे पड़ा नहीं। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका चेयरमैन कौन होता है जरा ये बता दो। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन PM होता है। जीके में हम पढ़ेंगे PM कई सारे डिपार्टमेंट का हेड होता है, उसमें से ये भी है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, उसका भी हेड PM। एक्स ऑफिशियो का मतलब भूतपूर्व प्रधानमंत्री नहीं है, एक्स्ट्रा ऑफिस, अतिरिक्त कार्यभार। PM की पोस्ट PM है, पर PM होने के साथ साथ वो और भी डिपार्टमेंट को संभाल रहा है। जैसे नीति आयोग का भी हेड PM है, पहले प्लानिंग कमीशन था, नीति आयोग PM हेड था, एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करती थी, उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। तो 11-12 संस्थाएं ऐसी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ पहले ही बता चुका हूँ। तो 11-12 ये संस्थाएं हैं जहाँ सब में हेड PM है। पूरी एक लिस्ट में आपको जीके में बता दूंगा, क्वेश्चन आता बहुत है ये कि PM कहाँ कहाँ पर हेड है। ठीक है, अभी यहाँ उसको मिक्स नहीं कर रहा हूँ मैं, बस ये स्मोक का टॉपिक हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है AC ड्रेन। नेक्स्ट टॉपिक राइट डाउन AC ड्रेन। AC ड्रेन, देखो एटमॉस्फेयर में SOx तो है ही, NOx भी मौजूद है, CO2 भी है। ये ऑक्साइड्स प्रेसिपिटेशन के किसी भी फॉर्म से रिएक्ट कर जाए तो क्या अपने करस्पॉन्डिंग एसिड में बदलने लगेगा। प्रेसिपिटेशन का मतलब पानी के ही अलग अलग रूप, जो मैं बार बार कह रहा हूं ये बात, रेन, स्नो, हेल, ड्यू, उसके अलावा स्लीट, जितने भी आप नाम लिख रहे हो सब पानी के ही अलग अलग रूप तो हैं। आइस, कुछ भी लिख लो, ये सब पानी के ही रूप हैं। रेन, स्नो, हेल, ड्यू, स्लीट, आइस, ऑल दीज आर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन।
पानी के ही अलग अलग रूप। तो ये ऑक्साइड जब प्रेसिपिटेशन के किसी भी फॉर्म से रिएक्ट करेंगे तो अपने करस्पॉन्डिंग एसिड में बदलने लगेंगे। करस्पॉन्डिंग एसिड में बदलने लगेंगे मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बनने लगेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनने लगेगा, नाइट्रिक एसिड बनने लगेगा। और वीक एसिड होता है पर एसिड तो होता है, कार्बोनिक एसिड। भले वीक एसिड है पर एसिड तो है, कार्बोनिक एसिड। वीक एसिड है पर एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। इसका मतलब नॉर्मल रेन भी जो आती होगी, मैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की बात ना भी करूं, भाई CO2 तो एयर में है और SOx NOx ह्यूमन एक्टिविटी से ना भी आए तो प्राकृतिक तरीकों से थोड़ा बहुत आता ही होगा, प्राकृतिक तरीकों से थोड़ा बहुत रिलीज होता ही होगा। तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल रेन भी है वो थोड़ी बहुत एसिडिक तो होती ही होगी, नॉर्मल रेनफॉल भी थोड़ा बहुत एसिडिक होता ही होगा। क्यों कहते हैं कई बार जब पहली बारिश हो तो नहीं भीगना चाहिए, स्किन वगैरह के लिए नुकसानदायक है, ये सुना होगा आपने। तो ये ऑक्साइड्स अगर प्रेसिपिटेशन के किसी भी फॉर्म से रिएक्ट कर जाएं तो करस्पॉन्डिंग एसिड में बदलने लगते हैं। नॉर्मल रेन स्लाइटली एसिडिक होती है, उसका पीएच वैल्यू 5.4 से 6.5 के आसपास होता है, नॉर्मल रेन का 5.4 से 6.5 के आसपास। 5.3 से नीचे चला जाए तब उसको हम एसिड रेन बोलते हैं, क्योंकि वो हार्मफुल होने लगती है। 5.3 के नीचे अगर पीएच वैल्यू चली जाए तब हम उसको एसिड रेन बोलते हैं, क्योंकि तब वो प्रॉब्लम करने लगेगा। तो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, 4 नाम लिख देगा, इनमें से कौन प्रेसिपिटेशन का फॉर्म नहीं है बताओ, ज्योग्राफी में क्वेश्चन बन जाता है। तो रेन, स्नो, हेल, ड्यू, स्लीट, आइस और भी होते हैं, मिस्ट भी फॉर्म है, ये सब प्रेसिपिटेशन के रूप हैं। तो नॉर्मल रेन पीएच वैल्यू 5.4 से 6.5 होती है, मतलब नॉर्मल रेन भी एसिडिक तो होती है। बिलो पीएच 5.3, बिलो पीएच 5.3 it is known as acid रेन। तो नॉर्मल रेन का पीएच वैल्यू 5.4 से 6.5 के बीच लाई करता है। 5.3 के नीचे पीएच चला जाए तो इसे ही फिर हम एसिड रेन बोल देते हैं, क्योंकि तब ये हार्मफुल होने लगती है, तब ये दिक्कत करने लगेगा। और एसिड रेन भी 2 फॉर्म में, ड्राई और वेट, इसके भी 2 फॉर्म्स हैं। 2 फॉर्म्स ऑफ एसिड रेन। हमेशा बहुत बारिश के साथ आएगा ऐसा नहीं है, हवा में जो वाटर के वेपर मौजूद है उनके साथ भी मिक्स कर सकती हैं गैसेस, वाटर के जो अलग अलग रूप हैं उनके साथ भी मिक्स हो सकता है। तो हो सकता है पानी के साथ आ जाए, हो सकता है ड्राई फॉर्म में रहे। आप कोई कपड़ा धोकर छत पे डाल दो 1 हफ्ते के लिए, वाइट लेयर नजर आने लग जाएगी, वो भी एसिड है। और बारिश के साथ भी आ सकता है वेट फॉर्म में। ड्राई और वेट में क्या अंतर है, जहां पानी की फॉर्म में लिक्विड उसमें आ रहा है तो वेट, ये ड्राई। तो 2 फॉर्म्स ऑफ एसिड रेन, एक ड्राई डिपोजिशन, एक वेट डिपोजिशन, 2 तरह से कैटेगराइज किया गया है। एसिड रेन को हमने 2 तरह से बांटा है, ड्राई डिपोजिशन, वेट डिपोजिशन। क्लियर है? एसिड रेन किस तरह से हो रहा है ये हमें समझ आ गया यहां पर। कल से ज़्यादा हेक्टिक तो नहीं हो जाएगा, आपको 2 क्लासें चलेंगी। 4:30 बजे इसी चैनल पे जीके करंट अफेयर चलेगा और 7 बजे वाली क्लास में चलेगा इकोलॉजी इन्वायरमेंट। तो कर लोगे, दिक्कत तो नहीं है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट आप मान के चलो, आज 17 तारीख हो गई है, तकरीबन 1 वीक हमें और लगेगा। 20 तारीख को हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद 3 क्लास पॉल्यूशन और 3 क्लास एनर्जी, 26 तारीख तक का मान के चलो थ्योरी। उसके बाद 2-3 दिन क्वेश्चन। तो 1 दरोगा वाले जो कुछ बच्चे थे कि पेपर होगा 28 तारीख तक, तो मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा काफ़ी, 28 वगैरह तक तो क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं। बस आप ये काम जरूर करना, जो ये फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाला कुछ बच्चे पेपर देने वाले हैं,
उसका सिलेबस में मैच करते जाना, कितना कितना मैंने करा दिया है। अब एक आध टॉपिक अगर कहीं रह रहा हो तो वो अपने से ऐड कर लेना, या मुझे सिलेबस उसका भेज देना। वन दरोगा वाले का सिलेबस या तो मुझे फॉरवर्ड कर देना, और जितने लेक्चर करा दिए उसमें टॉपिक मार्क करते जाओ। यदि कोई रह गया हो तो मुझे 20 तारीख के बाद वो भेज देना, 20-22 तारीख के बाद। तो अगर कोई रह गया तो मैं डील कर दूंगा, या अपने से उसको ऐड कर लेना, ठीक है। इन्वायरमेंट के बाद क्या स्टार्ट करेंगे? अभी कल से तो वो शुरू हो रहा है जीके करंट अफेयर। शिवम कितना पढ़वाओगे यार, इकोलॉजी इन्वायरमेंट चल रहा है, 26 तक तो यही चलेगा। जीके करंट अफेयर आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट जब खत्म कर देंगे तो जीके करंट अफेयर का टाइम को थोड़ा बढ़ा लेंगे, 2 घंटे के आसपास कर लेंगे डेली। अगले महीने में आपका कोई कोर्स वगैरह लॉन्च करेंगे फिर। और बाकी ये यूट्यूब जो चल रहा है वो चलता रहेगा। ऐप पर कुछ दिक्कत लोगों को आ रही थी, थोड़ी देर के लिए कुछ समस्या थी, वो रिजॉल्व हो गई है। आईफोन वगैरह से जो लोग चेक कर रहे थे उसमें कुछ यूआईडी वगैरह का चक्कर होता है, उससे दिक्कत हो रही थी। और कुछ बच्चों को ओटीपी की समस्या आ रही थी, रिजॉल्व हो गई है वैसे, क्योंकि बहुत बच्चों ने ज्वाइन की है ऐप, काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन की है। और कंटेंट भी उस पर भी और वेबसाइट पर भी मिल जा रहा होगा आपको, दोनों जगह। तो दोनों जगह कंटेंट डलवा दिया है, क्वेश्चन पेपर, थ्योरी, नोट्स वगैरह वेबसाइट पे भी हैं, ऐप पे भी हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे वहां से देख सकते हो, ठीक है। अब पॉइंट आता है कैसे कंट्रोल करें एसी ड्रेन को। एसी ड्रेन या रेमेडीज लिख लो, एसी ड्रेन कंट्रोल मेजर्स। एसी ड्रेन कंट्रोल मेजर्स। एक दो पॉइंट इसमें और लिखो। इफेक्ट ऑफ, ये लिखो इम्पैक्ट ऑफ एसी ड्रेन, इम्पैक्ट ऑफ एसी ड्रेन। अब ये एसी ड्रेन लेक में पड़ेगा तो लेक को डैमेज करेगा। एसी ड्रेन कॉल्ड एज लेक किलर। एसी ड्रेन को हम लेक किलर भी कहते हैं। हमारी स्किन वगैरह पे पड़ेगा तो स्किन प्रॉब्लम करेगा, कॉज स्किन डिजीज। क्लोरोफिल प्लांट के अंदर, उसको डैमेज करेगा, क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन, क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन। इसके अलावा मार्बल पे पड़ेगा तो मार्बल को डैमेज करेगा, जैसे ताजमहल के स्ट्रक्चर को खराब कर दिया। अफेक्ट्स मार्बल स्ट्रक्चर। सो एसी ड्रेन ऑल्सो नोन एज मार्बल कैंसर। एसी ड्रेन ऑल्सो नोन एज मार्बल कैंसर। इसको हम मार्बल कैंसर के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ताजमहल। ताजमहल मार्बल है, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल है कैल्शियम कार्बोनेट, इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट हुआ तो इसने क्या बना दिया, CaSO4.2H2O, दैट इज जिप्सम। इसने बना दिया जिप्सम। तो मार्बल स्ट्रक्चर को डीकलराइज कर देता है, येलोइश कर देता है। मार्बल स्ट्रक्चर को ये डीकलराइज कर देता है, पीलापन ला देता है उसमें। तो इम्पैक्ट ऑफ एसी ड्रेन, इट अफेक्ट्स मार्बल स्ट्रक्चर। तो एसी ड्रेन ऑल्सो नोन एज मार्बल कैंसर, इट डीकलराइज मार्बल स्ट्रक्चर। एसी ड्रेन डीकलराइजेस मार्बल। अब मथुरा रिफाइनरी होना, दिल्ली के आसपास होना, टैनरीज होना, पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा होना, ये कई कारण थे जिससे ताजमहल का स्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब हुआ। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है, सल्फ्यूरिक एसिड एसी ड्रेन में आ रहा है, इससे रिएक्ट करके जिप्सम बना देता है, तो येलोइश कलर तो होगा। जिप्सम बनेगा तो येलोइश कलर ही तो होगा, ठीक है। शिवम सब्जेक्ट वाइज भी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, कोर्स वाइज भी रहेंगी, जो जिसमें कंफर्टेबल है वो एक्सेस कर सकता है। भाई मेरे प्लेटफॉर्म का अगर मैं ओनर हूं तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना,
सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है, उसमें जब कोर्स होगा कोर्स वाइज भी अवेलेबल रहेगा, वो कोई समस्या नहीं है। अभी मैंने कोई ऐसा प्लान भी नहीं कर रखा है, अभी कम से कम हफ्ते 10 दिन बाद ही कुछ ऐसा डिसाइड करेंगे। अभी ऐसी कोई प्लानिंग भी नहीं है, ऐसा कोई डिसीजन भी अभी नहीं लिया है मैंने। जब यही ठीक चल रहा है यही करते रहो भाई, मैं अभी करा ही रहा हूँ ना, और यूट्यूब की क्लास तब भी चलती रहेगी, अगले महीने भी चलेगा यूट्यूब। क्वेश्चन वगैरह महीना 2 महीना जब बीतेगा, आप क्वेश्चन कितने देखना हो जाएंगे, थ्योरी भी अच्छी खासी हो जाएगी। पढ़ाना देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात क्लियर कर दूं, मेरे एंड से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इतना पढ़ा दूंगा कि आप उतना कर पाओ। अलग अलग सब्जेक्ट का डिमांड तो कर रहे हो, पर पहली क्लास में जितने बच्चे थे अब देख रहे हो आगे जाके कम होते चले जाते हैं। तो टीचर के पढ़ाने में गड़बड़ नहीं है, पर पढ़ने वाले कितने लोग हैं ये मुद्दा है। फिर तुरंत एक क्लास में आएंगे, सर आपने कहा था ये पढ़ाऊंगा, जब टीचर पढ़ाएगा तो गायब हो जाएंगे। फिर अगले सब्जेक्ट की डिमांड कर देंगे, टीचर से पूरा शुरू करवा देंगे, फिर बीच में गायब हो जाएंगे। तो टीचर के एंड पे काम बढ़ा देते हैं और खुद सिंसियरली करते नहीं, दिक्कत ये है। भाई ये सब्जेक्ट मैंने आपसे पहला सब्जेक्ट कमिट किया था, अब आप देखो पूरा सही तरीके से कराया गया कि नहीं कराया गया। अब जो लोग उस समय बड़े क्वेश्चन पूछ रहे थे कराएंगे कि नहीं कराएंगे, पूरा कराएंगे कि नहीं कराएंगे, अधूरा तो नहीं होगा, आधे लोग उसमें से गायब हैं। चिंता बहुत रहती है। जब अगला सब्जेक्ट शुरू होगा, कल भी आएंगे कई सारे, फिर पूछेंगे सर पूरा कराएंगे कि नहीं, मैं बोलूंगा पूरा कराएंगे, फिर वो 3 दिन बाद निश्चिंत होकर गायब। फिर वो सोचते प्लेलिस्ट में तो पढ़ा ये देख लेंगे, और वो नंबर कभी नहीं आता, वो प्लेलिस्ट बनी रखी रहती है, देखते कभी नहीं। भागते रहेंगे, ये किताब वो किताब, ये चैनल वो चैनल, भागेंगे पर एक भी जगह से पूरा नहीं पढ़ेंगे। और यही कारण है कि हर एग्जाम के चक्कर में अलग अलग तैयारी करते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, एक एग्जाम को भी लगकर समय नहीं देते। नोटिफिकेशन जब आएगा तब भीड़ बढ़ेगी, नोटिफिकेशन जब आएगा अभी किसी एग्जाम का तब देखना, तब कहेंगे सर 3 महीने बाद पेपर है, 3 महीने में 7-8 सब्जेक्ट पढ़ा दो। तो टीचर के पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है, फिर क्वालिटी नहीं आएगी, सीधी सी बात। पढ़ाई एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि एग्जाम के नोटिफिकेशन के हिसाब से पढ़ना शुरू करोगे, ये एक अलग ही ट्रेंड हो गया है आजकल। जब फॉर्म आएगा तब मुझे मोटिवेशन आएगा, तो टीचर सब्जेक्ट कैसे कर लेगा। अब टेक्निकल कोई उम्मीद करे कि 3 महीने में टेक्निकल पूरा हो जाएगा, नहीं तो वो भी नहीं हो पाएगा। पिछली बार जेई वाले में यही दिक्कत हुई, एकदम से नोटिफिकेशन आया, बिल्कुल हल्ला मच गया, अब हम कैसे करेंगे। तो टीचर थोड़ी उस दिन पढ़ाना शुरू किया था, बैच तो पहले भी चल रहे थे, उस समय करेंगे नहीं, तो खुद ही अपनी परेशानी बढ़ाते हैं काफ़ी लोग। अभी सीडीएस का पेपर हुआ है कुछ दिन पहले, आप अपने नोट्स और पेपर मैच कर लो। अब मैं तो सारे पेपर चेक नहीं कर रहा हूँ ना, मैंने आपको पढ़ा दिया, आप सीडीएस का पेपर और जो सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं मेरे से पहले, आप वो नोट्स मैच कर लीजिए। टीचर का सही इवैल्यूएशन, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पढ़ रहे हो, कभी किसी का ब्लाइंड फॉलोवर मत बनना। कोई कह दे कि मेरे से पढ़ लो सब आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, ना मेरा फॉलोवर बनना है ना किसी का फॉलोवर बनना है। आप चुपचाप कोई एक सब्जेक्ट पूरा करिए, प्रीवियस ईयर रैंडमली उठा लो कोई सा, यदि उस सब्जेक्ट के 70% क्वेश्चन बन रहे हो तब तो ठीक पढ़ाया है, नहीं तो खराब पढ़ाया है। कोई अपने मुंह से कितनी भी तारीफ करता रहे, मैं अपने ऊपर भी लागू कर रहा हूं इस बात को। कोई सब्जेक्ट आपने पूरा पढ़ लिया, उस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आए हो रैंडमली कोई पेपर उठा लो, 70% क्वेश्चन बन रहे हैं तो अच्छा पढ़ाया है, नहीं बन रहे हैं तो बेकार पढ़ाया है। ठीक है, सीधा सीधा कैलकुलेशन है, इतना इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं कि कोई अपने को अच्छा कहे कोई दूसरे को अच्छा कहे। स्टूडेंट से अच्छा इवैल्यूएशन कोई नहीं कर सकता, जो प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो वो बता देंगे भाई यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां से नहीं आ रहे। और 100% गारंटी मैं कभी नहीं देता। मैं कभी अगर मैं खुद भी पेपर देने बैठूंगा तो ऐसा नहीं कि 100% क्वेश्चन मैं कर लूंगा, कोई डाटाबेस आ जाए, कोई फैक्चुअल चीज पूछ ले, हो सकता है मेरे भी दिमाग में ना आए, तो 100% तो कोई भी नहीं कर सकता, पर 70-80% अगर आप कर पा रहे हैं पेपर तो एक डिसेंट स्कोर है। कट ऑफ क्योंकि उससे बहुत नीचे रहती है, उससे उतना नहीं चला जाएगा जीएस में। और सीजीएल का पेपर हो, जेई का पेपर हो, टेक्निकल में सब अच्छे हैं, जीएस ही वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर है कि टॉपर भी जीएस में कई बार 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाता और एक एवरेज बच्चा 40 कर दे रहा है। टेक्निकल में 2-2 नंबर की फाइट है, आपको दूसरे से 2 नंबर भी ज्यादा लाना है, बहुत फाइट है, क्योंकि टेक्निकल में पुराने बच्चे ही बहुत स्ट्रांग है, नए वाले भी हैं, गेट ईएस वाले भी हैं, टेक्निकल में डिफरेंस नहीं आ पाता। जीएस ही वो एरिया है जहां पर डिफरेंस आता है और उसी में हालत खराब होती है सबसे ज्यादा। तो जीएस एक बार पढ़े रहोगे तो कम टाइम में रिवाइज करना आसान हो जाएगा, बाद में इजीली रिवाइज कर लोगे, दिक्कत नहीं होगी, 1 से 2 रीडिंग में भी भूलेगा नहीं। क्लियर है? क्या प्रॉब्लम है? राजुल क्या कह रहा है? मुझे इसका कमेंट ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर।
इसका कमेंट मुझे नजर ही नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? यहां पे मुझे कमेंट शो क्यों नहीं कर रहा, मुझे ये नहीं पता लग रहा। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोग लिख रहे हैं पर मुझे नजर नहीं आ रहा इसमें। वन दरोगा वाला सिलेबस, फेसबुक पेज वगैरह की आईडी सब इसमें अबाउट में पड़ी तो हुई है, उसमें भेज दो। उसमें आईडी जो लिखी हुई है उनमें भेज दो किसी में, या लिंक उसका डाल देना, मैं डाउनलोड कर लूंगा, वहां से देख लूंगा मैं। मुझे कमेंट शो नहीं हो रहा है इसका, इसलिए मैं जवाब क्या दूं, समझ ही नहीं पा रहा हूं, मैं लिखा ही नहीं कुछ। ठीक है, हम टॉपिक पर आए। तो एसी ड्रेन क्या क्या प्रभाव डाल रहा है ये मैं बात कर रहा था आपसे। लेक किलर है, क्लोरोफिल डैमेज कर रहा है, मार्बल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है। उसके अलावा ये सॉइल में एसिडिफिकेशन करा रहा है। एसिड रेन ऑल्सो कॉजेज सॉइल एसिडिफिकेशन, सॉइल को भी एसिडिक कर रहा है। अब ज्यादा एसिड अगर सॉइल में आएगा तो सॉइल के लिए भी अच्छा नहीं है। अच्छा, कुछ क्रॉप ऐसी जानते हो, कोई क्रॉप ऐसी है जो एसिडिक सॉइल में ग्रो करती है? जरा बताओ मुझे, कोई क्रॉप ऐसी जो एसिडिक सॉइल में ग्रो करती हो, कोई एग्जांपल दीजिए। टी का कल्टीवेशन जो करते हैं उसमें एसिडिक सॉइल होनी चाहिए। तो ये भी मत सोचिएगा कि सॉइल एसिडिक होना हमेशा खराब होता है। टी का कल्टीवेशन, चाय का कल्टीवेशन जहां पर करते हैं एसिडिक सॉइल होती है, पर ये सॉइल को ज्यादा एसिडिक करने लगेगा। एसिड रेन सॉइल को ज्यादा एसिडिक करने लगेगा, जिसकी वजह से जो प्लांट हैं, कई सारी क्रॉप की जड़ें कमजोर होने लगेंगी। तो ये सॉइल एसिडिफिकेशन कराता है, जिसकी वजह से रूट्स बिकम वीकर, प्लांट रूट्स बिकम वीकर ड्यू टू हाई एसिडिक कंडीशन, ड्यू टू हाई एसिडिक कंडीशन प्लांट रूट्स बिकम वीकर। और अगर जड़ें कमजोर होने लग जाएंगी तो पानी और न्यूट्रिएंट कहाँ कैरी कर पाएंगी, फिर वो खत्म होने लगेंगे प्लांट, ये ड्राई एरिया बनने लगेगा, डेजर्ट की तरह होने लगेगा। तो एसिड रेन कॉज सॉइल एसिडिफिकेशन, मतलब सॉइल को एसिडिक करने की तरफ ले जा रहा है, और हाई एसिडिक कंडीशन के कारण प्लांट की जड़ें कमजोर होने लगेंगी, एंड इट कैन नॉट होल्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली। तो प्रॉपर तरीके से पानी और न्यूट्रिएंट को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो सॉइल एसिडिफिकेशन होने लगेगा। हाईली एसिडिक कंडीशन के कारण प्लांट की जड़ें कमजोर होने लगेंगी, और ये पानी और न्यूट्रिएंट को प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाएगा। तो ये भी समस्या है एसिड रेन से। और क्या, इट ऑल्सो कॉजेज लीचिंग, इट ऑल्सो कॉजेज लीचिंग। एक होता है मल्चिंग, मल्चिंग मैंने बताया था, ऑर्गेनिक मैटर को सैंड के ऊपर जमा करना, है ना, ऑर्गेनिक मैटर को सैंड के ऊपर डिपॉजिट करना, वो था मल्चिंग। अपर सॉइल सरफेस अगर रिमूव होने लगे और न्यूट्रिएंट हटने लगे वहां से, इसको बोलेंगे लीचिंग। तो हैवी रेनफॉल हो जाए या एसिड रेन भी लीचिंग करा सकती है। लीचिंग कॉज ड्यू टू हैवी रेनफॉल हो जाए तो भी सॉइल की ऊपरी लेयर हटने लगती है, न्यूट्रिएंट लॉस होने लगते हैं। कॉज ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ड्यू टू एसिड रेन ऑल्सो। लीचिंग कॉज ड्यू टू हैवी रेनफॉल, एसिड रेन ऑल्सो। और लीचिंग में क्या होता है, रिमूवल ऑफ अपर सॉइल सरफेस, रिमूवल ऑफ अपर सॉइल सरफेस, सो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस। एसिड रेन के कारण ये भी होता है, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस।
कई बार हार्मफुल पार्टिकल ज़मीन के अंदर जो होते हैं वो भी ऊपर उभर के आ जाते हैं। कुछ हार्मफुल पार्टिकल ज़मीन के अंदर होते हैं वो भी उभर के बाहर आ जाते हैं, आसपास की वाटर बॉडी को कंटेमिनेट करने लगते हैं, ये भी हो जाता है। तो एसिड रेन के कारण कई हार्मफुल सब्सटेंस जो सॉइल में पाए जाते हैं वो उभर के ऊपर आ जाते हैं और पानी के साथ बहकर आसपास की वाटर बॉडी में पहुंच जाते हैं, उसको कंटेमिनेट करने लगते हैं। आसपास की वाटर बॉडी को कंटेमिनेट करने लगेंगे तो पॉल्यूशन बढ़ने लगेगा, वहां से पानी वो हार्मफुल सब्सटेंस पहुंचेंगे किसी की बॉडी के अंदर, किसी की बॉडी के अंदर पहुंचेंगे, बीमारियां कराएंगे। तो ड्यू टू लीचिंग कुछ हार्मफुल सब्सटेंस जमीन के अंदर वो उभर के सामने आ सकते हैं। कैडमियम है, नाइट्रेट है, एल्यूमिनियम है, जो कि बीमारी कर सकते हैं। ड्यू टू लीचिंग some harmful substances like nitrates, cadmium, aluminium, etc. comes out and contaminate nearby वाटर बॉडीज। तो लीचिंग की वजह से कुछ हार्मफुल सब्सटेंस नाइट्रेट, कैडमियम, एल्यूमिनियम ये बॉडी में आ सकते हैं, आसपास की वाटर बॉडी को कंटेमिनेट कर सकते हैं। नाइट्रेट अगर ज़्यादा आ जाए बॉडी में एक बीमारी होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। कैडमियम ज़्यादा आ जाए एक बीमारी होती है एटाई, लाइफ साइंस में पढ़ते हैं वैसे, या पॉल्यूशन चैप्टर में भी आएगा, अभी अगला चैप्टर पॉल्यूशन जब आएगा उसमें ही पढ़ेंगे। तो नाइट्रेट ज़्यादा हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चे में स्किन ब्लूइश होने लगता है, नीला पड़ने लगता है। और एक और नाम से बोलते हैं इसको मिथैमोग्लोबिनोमिया भी कहते हैं। कैडमियम बोन्स की प्रॉब्लम करता है, एल्यूमिनियम हमारी मेमोरी को अफेक्ट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करने लगता है। तो पॉल्यूशन चैप्टर में ये बताने हैं सारे कि कौन सा क्या बीमारी कराएगा, किससे क्या बीमारी होगी, वो सब वहीं लिखाऊंगा मैं, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा। रेमेडीज फॉर एसिड रेन, रेमेडीज फॉर एसिड रेन। एसिड रेन अगर हो रहा है तो क्या इलाज है? देखो, जो आपने कुछ कॉमन मेजर स्मोक में लिखे थे भाई, जिससे सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड कम हो जाए, वो कॉमन यहां भी रहेगा, दोबारा क्यों लिखेंगे? आर्टिफिशियल रेन यहां काम नहीं आएगा। आर्टिफिशियल रेन और वाटर स्प्रिंकलिंग को छोड़कर, आर्टिफिशियल रेन और वाटर स्प्रिंकलिंग को छोड़कर जो वहां लिखे थे वो यहां भी रहेंगे। ठीक है, जैसे आप क्लीन फ्यूल यूज करोगे, NOx SOx कम होगा। तो जो चीजें आप वहां फॉलो कर रहे हैं तो यहां भी रहेंगी। पर अगर एसिड रेन हो चुकी है, कोई वाटर बॉडी एसिडिक हो गया है, तो उसमें आर्टिफिशियल रेन कराने से क्या होगा, वाटर स्प्रिंकलिंग से क्या होगा? कोई वाटर बॉडी अगर एसिडिक हो चुका है, एसिड रेन वहां हो चुकी है, तो वहां पर तो आर्टिफिशियल रेन या वाटर स्प्रिंकलिंग से बात बनेगी नहीं। वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? तो बाकी पॉइंट कॉमन है, वहां पे भी यहां पे भी। आर्टिफिशियल रेन यहां काम नहीं आएगा। अगर एसिड रेन हो चुका है, कोई वाटर बॉडी एसिडिक हो चुकी है, ये यहां नहीं चलेगा। वाटर स्प्रिंकलिंग वो भी यहां नहीं चलेगा। पर क्लीन फ्यूल वगैरह जो लिखे थे आपने, वो वहां भी काम आएंगे, यहां भी काम आएंगे। कैटेलिटिक कन्वर्टर और क्लीन फ्यूल, प्लांटेशन, वो सब यहां भी काम आएगा, वहां भी काम आएगा। मेन जो मेजर है, अगर एसिड रेन हो गया है तो आप एल्कलाइन मैटर यूज करो। यूज ऑफ लाइम स्टोन एंड फ्लाई ऐश डिक्रीज एसिडिक या न्यूट्रलाइज एसिडिक लेवल, एंड फ्लाई ऐश डिक्रीज या न्यूट्रलाइज एसिड लेवल। तो रेमेडीज फॉर एसिड रेन, लाइमस्टोन या फ्लाई ऐश वगैरह को इस्तेमाल करेंगे। ये होते हैं बेसिक, एल्कलाइन,
एसिड के प्रभाव को कम कर देते हैं। बाकी कैटालिटिक कन्वर्टर वहाँ लिखे थे, यहाँ भी काम आएगा। कैटालिटिक कन्वर्टर यहाँ भी काम आ जाएगा, बाकी मेथड सब काम आ जाएंगे। क्लीन फ्यूल लिखे थे, वो भी यहाँ काम आ जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी लिखे थे, वो भी कॉमन। अब दोबारा वही पॉइंट रिपीट करने का मतलब नहीं है। क्लीन एनर्जी वो भी आएगा। आप और तरीके से कंट्रोल कर रहे थे, वो सब पॉइंट कॉमन है। ये आर्टिफिशियल एंड वाटर स्प्रिंकलिंग ये नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा एसिड रेन की कहानी कंप्लीट। तो जो 4 बड़े इशू ये वाले थे, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, स्मोग, एसिड रेन, चारों कंप्लीट। अब इसके बाद फिर कल हमें पढ़ना है इंटरनेशनल इवेंट्स वगैरह कौन कौन से हैं, उनको मैं पहले पूरा कंप्लीट कर दूंगा। पॉल्यूशन चैप्टर में मिसलेनियस में कुछ पॉइंट लिखाऊंगा जो आपको कॉपी में 3rd चैप्टर में दिखे हैं। 1-2 पॉइंट आपको नोट्स में 2nd चैप्टर और 3rd चैप्टर में मिले हैं, वो मिसलेनियस टॉपिक में अलग से लिखाऊंगा, कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट में। तो कुछ कुछ टॉपिक आपको नोट्स में लग रहा है कि वो भी हुए नहीं हैं, वो मैं एक साथ मिसलेनियस करके पॉल्यूशन के लास्ट में करेंगे कवर। यहाँ मैं सिर्फ एक रिदम में चल रहा हूँ, एक फ्लो के साथ हम कवर कर रहे हैं इसको, ठीक है। ठीक है, चलो क्लास, गुड नाइट। अब कल मिलेंगे, कल की 2 क्लासों में। ओके क्लास, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।